सो अभी हम लोग कल कहाँ तक पहुँचे थे? 40 तक। तो 35 में कैसे डाउट आ गया भाई? कल कहाँ थे? सो तो इसमें क्या है, ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है, देखो ढंग से पढ़ो, इसको समझो क्या कहना चाह रहा है। कि लेट P बी द 3x3 मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज 1 1 2, है ना। सो P कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू है 1 1 2 एंड 1 -1 2 जो है उसका ट्रांसपोज बी द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, ठीक है। और इफ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2P इज Q, तो क्या इस सॉल्व मैंने कई बार कराया इस तरह क्वेश्चन डाउट क्लास में। सो Q इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ 2P, है ना। Q इज एडजॉइंट ऑफ 2P। तो आप क्या जानते हैं, A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। सो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे जनरली हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ 2P। तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से पहले बताओ P की आइगन वैल्यूज़ क्या है। P की जो आइगन वैल्यूज़ है, P हैज़ आइगन वैल्यूज़ 1 1 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P विल बी 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2P विल बी 2, जब बाहर आएगा तो 3x3 की मैट्रिक्स है, 2 की पावर क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट P, 2 की पावर क्यूब 8 इंटू 2 16 हो जाएगी। तो अगर मैं दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे Q अपॉन 16 इज इक्वल टू, मतलब इसको मैं इनवर्स बनाना चाह रहा हूँ 2P का। सो 2P का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ 2P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2P, यही होगा। तो एडजॉइंट ऑफ 2P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2P, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2P 16 है। तो जब 16 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2P का होल इनवर्स, ठीक है। दोनों तरफ हमने 16 से डिवाइड किए। 16 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2P है। डिवाइड क्यों किया? ताकि राइट साइड में इनवर्स हो जाए। तो 2P का होल इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ 2P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2P। 2 को बाहर भी कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2 P इनवर्स, है ना। और यहां से अगर ठीक से लिखोगे तो क्या आएगा? तो यहां से आपको ये समझ आएगा Q इज इक्वल टू 8P इनवर्स, ये है। सो Q इज 8P इनवर्स, ये आ गया। अब P की आइगन वैल्यू 1 1 2 है, तो P इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1/1 1/1 1/2। 8P इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 8 8 4, ठीक है। तो इसका मतलब जो Q है उसकी आइगन वैल्यू है 8 8 4। Q की जो आइगन वैल्यू वो क्या है? 8 8 4 है जी। सो नाउ बोला ट्रेस ऑफ Q 20 है, 8 + 8 + 4, सही है। सो 8 + 8 + 4 जो है हमारा 20, ये ओके है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q 64 है, 8 × 8 × 4, तो 64 तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है जी। उसके बाद अब कह रहा है कि 2 - 2 4 ट्रांसपोज इज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स Q। सो देखो हो क्या रहा है, ये जो मैट्रिक्स था 1 1 2 ट्रांसपोज, वो सॉरी वेक्टर जो है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो होता क्या है कि लेट्स से आई नेम इट V। सो V इज 1 - 1 2, ठीक है। और 2V इज 2 - 2 4, राइट।
और आप जानते होंगे जब हमने थ्योरम लिखा था कि इफ v इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्बडा देन कांस्टेंट टाइम v, k v बोल दो, k टाइम v इज ऑल्सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू लैम्बडा फॉर एनी k नॉन जीरो रियल नंबर। इसका क्या मतलब है कि मतलब कोई आइगन वेक्टर है ना, तो उसका कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल ले लो, कोई भी, वो भी आइगन वेक्टर ही होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट नहीं बना पाएगा ना, मल्टीपल्स आर डिपेंडेंट वेक्टर्स। सो उसकी वजह क्या है, इसने कहा था ये जो वेक्टर है ना ए वी इज इक्वल टू 1 टाइम वी है, ए नहीं पी है ना, तो इंस्टेड ऑफ ए पी लिखते हैं, पी वी इज इक्वल टू 1 टाइम वी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, मान लो इसका नाम मैंने वी रखा, तो वी बी द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। तो इसका मतलब है कि पी वी इज 1 वी, यही है, सो पी वी इज 1 वी हो गया, एंड सो p टाइम v इज 1 टाइम v। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, p टाइम 2v इज इक्वल टू 1 टाइम 2v, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो ना ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, सो लैम्डा इज आइगन वैल्यू, वी इज आइगन वेक्टर। सिमिलरली जैसे पी वी इज इक्वल टू 1 वी, तो इसका मतलब हो गया कि वी इज द आइगन वेक्टर एंड 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स p। दूसरे उसी इक्वेशन को हमने दूसरे तरीके से लिखा, क्या लिखा, p टाइम 2v इज इक्वल टू 1 टाइम 2v, इसका मतलब है 1 इज द आइगन वैल्यू एंड 2v इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स p। सो मतलब ये है कि ये जो 2v है ना, 1 2v जो हो गया 2 माइनस 2 4, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 2 माइनस 2 4 इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये चीज लिख सकते हो आप। तो ये दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ p, किसे करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू 1। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर p को उस तरफ शिफ्ट करोगे, देखो सेम चीजें हैं, सो p इनवर्स v इज इक्वल टू 1 इंटू वी, बिकॉज p इनवर्स हैज 1 आइगन वैल्यू v। आइगन वेक्टर कॉमन रहता है, जब आप बोलते हो कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ p, देन 1 अपॉन लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ p इनवर्स। सो आइगन वैल्यू लैम्डा से 1 बाई लैम्डा हो रही है, आइगन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, आइगन वेक्टर रिमेन सेम इन बोथ केसेस। जब आप बोलते हो लैम्डा आइगन वैल्यू p की है और 1 बाई लैम्डा आइगन वैल्यू है p इनवर्स की, सो p एंड p इनवर्स का आइगन वेक्टर कॉमन है, आइगन वैल्यू रेसिप्रोकल हो रही है, ठीक है ना। सो ये चीज यहाँ पे मतलब p इनवर्स v इज 1 v, क्यों, क्योंकि उसी इक्वेशन को द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, दोनों तरफ क्या किया हमने, p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये समझो कि इस इक्वेशन को बोथ साइड आप p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप p इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो p इनवर्स p i हो जाएगी, तो i भी मतलब वो 1 भी समझ लो, क्योंकि i इंटू वी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, मल्टीप्लाई करो सेम ही रहेगी v, और यहाँ p इनवर्स भी हो जाएगा। सो इसी इक्वेशन को हमने ऐसा लिखा है, जस्ट दोनों तरफ p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या समझ आया, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा p इनवर्स 2v इज इक्वल टू 1 टाइम 2v, यही है। तो इसका मतलब है कि 2v इज द आइगन वेक्टर, है ना, सो 2v इज द आइगन वेक्टर एंड 1 इज द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स p इनवर्स एंड 8। अच्छा, 8 p इनवर्स चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको क्यूब की तरफ जाना है तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8, सो 8 p इनवर्स इंटू 2v इज इक्वल टू 8 इंटू 2v, सही है। एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज q इंटू 2v इज इक्वल टू 8 इंटू 2v। तो इससे आपको क्या समझ आया, q इंटू 2v टाइम 2v इज इक्वल टू 8 टाइम 2v, सो ये हो गया ab इज इक्वल टू लैम्डा v टाइप का। सो लाइक q मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 8 है एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 2v है ना। सो इस तरीके से, सो यहां से क्या आंसर आया, सो यस दिस इज ट्रू, यही 2v है, दिस इज 2v है ना, 2v इज 2 माइनस 2 4 ट्रांसपोज। इनफैक्ट कोई भी मल्टीपल ले लो, v का कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल p की आइगन वेक्टर होगी और q की भी आइगन वेक्टर होगी, कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल। तो ये 2 टाइम लिया है, आप कोई भी कांस्टेंट टाइम ले सकते हो। एंड नेक्स्ट कैली हैमिल्टन थ्योरम से आ जाएगा कि आपको q का आइगन वैल्यूज पता है ना, यू ऑलरेडी हैव आइगन वैल्यूज ऑफ q, है ना, ये हमारे पास
Q की आइगन वैल्यू पता है, तो हम लोग Q का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा? सो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखोगे Q के करस्पॉन्डिंग, तो मान लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाई लिख देता हूँ, या जो भी लिखना चाहो इक्वेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी CH ऑफ Q मैट्रिक्स, इन वेरिएबल लैम्बडा बोल दो चाहो तो आएगा लैम्बडा माइनस 8 का होल स्क्वायर लैम्बडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप लोग जानते होंगे अगर रूट्स पता है, आइगन वैल्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो अगर रूट्स पता है तो आप पॉलिनोमियल लिख पाएंगे ना। वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्चुअली, लैम्बडा माइनस 8 होल स्क्वायर लैम्बडा माइनस 4, दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसका रूट्स ये आएगा। तो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये आता है क्या, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, कितनी आएगी? तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगी आई थिंक लैम्बडा क्यूब माइनस 20 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 128 लैम्बडा, चेक करो, माइनस 256 इज इक्वल टू 0, ये आएगी। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगी एक्चुअली। अब ये तो आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से जो आपको मिलेगा कि, है ना, सो पुट कर लो, सो क्यू माइनस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 128 क्यू माइनस 256 आई, क्योंकि नंबर नहीं रख सकते ना, तो नंबर और मैट्रिक्स का डिफरेंस नहीं होगा, इक्वल टू 0। सो दिस इज, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहाँ 124 लिखा हुआ है और आप में 128 आएगा। आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं, इसलिए मुझे याद है, चेक कर लो। किसी को क्वेरी है तो पूछो, अभी भी इसमें कुछ पूछना हो तो। डी ऑप्शन गलत है, बिकॉज 124 क्यू वहां पे है। सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा एक्चुअल आंसर 128 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 35 था, 40 तक हमने पहले कल किया था ऐसे, है ना। 40 के बाद 41 क्या है भाई? 41 कह रहा है कि f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ध्यान से देखो, तो fx है x इंटू एक्स माइनस 1 and g from r to r be twice differentiable function such that gx is 0 at exactly 3 distinct roots in the open interval 0 1। तो इसका रूट्स क्या है? तो अभी के लिए फॉर द पर्टिकुलर केसेस मैं ऐसा मान लेता हूं कि gx कुछ ऐसा है, मान लीजिए x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, वेयर यहां पे वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये 0 1 के बीच के नंबर हैं, एंड अल्फा 1 डिफरेंट है, अल्फा 2 डिफरेंट है अल्फा 3 के। ये क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स इन ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, अब हमने एक नया फंक्शन बनाया है hx विच इज fx इंटू जी एक्स। सो आप hx कंस्ट्रक्ट करो। सो hx इज, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी मान लो इस ऑर्डर में, लेट से आप ऐसा समझो कि अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 लेस देन अल्फा 3, क्योंकि ये तो आर्बिट्री नंबर है ना, तो उसको बोलते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, वी कैन अज्यूम लाइक दिस, क्योंकि आर्बिट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां से आ जाएगा hx इज क्या बनेगा यहाँ पे, x जो कि 0 रूट है, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 इंटू x माइनस 1, यही है। अगर हम hx का ग्राफ बनाएं, इसमें पूछा गया है h डबल डैश एच विद द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h n विद द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन h डबल डैश x इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ hx के पास कितने डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? यू कैन इजीली सी इट हैज 5 डिस्टिंक्ट रूट्स, 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड 1। सो hx हैज 5 डिस्टिंक्ट रूट्स। h डैश x के पास कितने रूट्स होंगे?
4 इट विल हैव एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर एच डबल डैश एक्स के पास कितने होंगे? इट विल हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली देखना आसान है। अगर आपको ग्राफिकली मैं बताऊं तो आप इजीली देख पाएंगे। जैसे ये 0 है, बीच में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, 1। अच्छा मैंने कितने बोले थे? हाँ है ना, 3 2 5 रूट्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 इन पॉइंट से एच एक्स फंक्शन की ग्राफ विल पास, है ना, ग्राफ पास करेगी। सो यहां से देखो जरा, ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, दिस इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी तो फंक्शन टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो फंक्शन विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। सो तो जब माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी और यही रूट्स हैं, तो ये ग्राफ कुछ रफली मैं रफली बना रहा हूं, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली यही होगा, बट शेप विल लुक लाइक दिस। देखो, सो दिस विल बी द शेप ऑफ दिस ग्राफ, है ना। हाइट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वो मैं अभी ऐसे ही समझाने के लिए बनाया हूं। अब आप खुद सोचो, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो व्हेन यू से कि एच डैश एक्स 0 है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं एच एक्स हैज 5 डिस्टिंक्ट रूट्स। जब अब मुझे ये जानना है कि दिस इक्वेशन विल हैव हाउ मेनी रूट्स, एच डैश एक्स को 0 पुट करते, तो आप एफ डैश एक्स को 0 कब पुट करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यही ना। सो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो देखो ऐसे कितने पॉइंट्स है जहां पे टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो 1 पॉइंट यहां कोई आएगा, लेट्स से बीटा 1, यहां दूसरा पॉइंट होगा लेट्स से बीटा 2, यहां कोई तीसरा पॉइंट है बीटा 3, और यहां कोई चौथा पॉइंट होगा बीटा 4, और कोई पॉइंट है, और ये फंक्शन है ना। सो एच डैश एक्स को जब 0 पुट करते हैं, एच डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो 0 है, तो मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर वेयर टैंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो देयर आर 4 पॉइंट्स, मैं नाम रख दिया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। ये 4 पॉइंट्स हैं जहां पे टैंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन हैज exactly 4 distinct roots, 4 distinct roots, and now in the parallel way, अब मैं सेम लॉजिक अब एच डैश एक्स पे लगाऊं कि इसका मतलब है कि एच डैश एक्स विल लुक लाइक एक्स माइनस बीटा 1, एक्स माइनस बीटा 2, एक्स माइनस बीटा 3, एक्स माइनस बीटा 4, where 0 is less than beta 1 is less than beta 2 is less than beta 3 less than beta 4 is less than 1, यही है। नाउ सेम आप ग्राफ बना लो एच डैश एक्स का, तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप एच डैश का, ये ग्राफ था एक्स वर्सेस एच एक्स, है ना, ये एक्स वर्सेस एच एक्स ग्राफ था। अभी आप ग्राफ बनाओ एक्स वर्सेस एच डैश एक्स का, तो जब आप ग्राफ बनाओगे एक्स वर्सेस एच डैश एक्स, ये है। सो क्या होगा? अगेन बीटा 1 इज हेयर, बीटा 2 इज हेयर, बीटा 3 इज हेयर, रफली मान लो बीटा 4 इज हेयर, ठीक है। अब ये एक चीज देखो कि दिस इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होता है कि व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, fx विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी ओनली, है ना। सो fx विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी ओनली। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। अब अगेन यू सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर जहां पे एफ डैश एक्स पैरेलल है, मतलब अब मुझे चाहिए रूट एच डबल डैश एक्स 0 होने का। तो इसका क्या मतलब है कि एच डैश एक्स में जहां पे स्लोप टैंजेंट के पैरेलल हो, है ना। सो 1 2 3, so let's say this name you name gamma 1, gamma 2 and gamma 3, या कुछ भी, delta 1 delta 2 delta 3, there are 3 points, है ना। there will be 3 points where tangent will pass, तो इसका आंसर है 3। तो इसका मतलब है this has exactly 3 distinct real roots। अब डाउट किसी को है तो बताइए, see once and पूछो, कुछ पूछना है तो, ठीक है ना। सो एफ एक्स हैड 5 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो ये एफ एक्स एच एक्स ये ग्राफ है, एच डैश एक्स का रफली ये ग्राफ होगा,
जस्ट रफली ग्राफ का शेप है। ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो प्लस इन्फिनिटी हो एक्स या माइनस इन्फिनिटी हो एक्स, एफ एक्स को प्लस इन्फिनिटी पे ही जाना है। यहाँ पे और डिग्री था तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है, इनडायरेक्टली आपको पता होगा। तो क्या होता है ना, पॉलिनोमियल में कैसे बिहेवियर होता है, इस तरह से। ठीक है, तो आंसर इसका है 3। सर यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट नहीं रहता था, हाँ तो फिर कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा, है ना, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ डिस्टिंक्ट है तो एडवांटेज है उसका, सही बात है। डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आता, फिर कैलकुलस से करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स निकालते, डबल डैश निकालते, फिर देखते क्या होता है। ये चीज़ है। नहीं तो वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो, है ना, वो चीज़ें हैं। या मीन वैल्यू थ्योरम भी मिल जाएगा, है ना। डबल डैश जीरो करना है ना, तो पहले वो पॉइंट ढूंढो जहाँ एच डैश एक्स इक्वल है, हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा। कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, बस थोड़े से है ना कैलकुलेशन होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 41 के बाद 41 से 50 में है कोई 42 एंड 46, राइट, 42 एंड 46। सो ऐसे तो क्वेश्चन सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि हाँ x1 x2 be the sequence of id random variable each having the pdf this, ओके ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा था कि मैं ठीक है अगर मैं सीडीएफ बना दो, मतलब अगर तुम इसको सीडीएफ कंस्ट्रक्ट करके करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। सर वो इजीली हो गया। हाँ लिखते कि मैं सब फॉलो ना गामा 3,1। हाँ आवाज नहीं जा रही क्या? और बाद में कर सकते हैं फिर उसको वेरियस कंडीशंस लेते हैं एक्स पे। क्या कह रहे हो तुम लोग, समझ नहीं आ रहा, चैट में लिखो, समझ नहीं आ रहा। तो कि इसका जो आंसर एक्स के टर्म्स में आएगा तो उसके वेरियस कंडीशंस लेके फिर अल्फा बीटा गामा के कर सकते कंसीडर शेड भी लगाने के बाद। हाँ हाँ वो है, तो मैं बता देता हूँ आंसर, अगर मैच कराना तो आंसर मैच हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है गामा 3,1 ऐसे। अच्छा अच्छा, तो गामा 3,1 हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ना, इसको फिट कर लो सिंपली। सो पीडीएफ अगर तुम देखोगे एक्स नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है ना, एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, एंड देन इसमें आप देखो किसका पीडीएफ है ये, हाँ जी हाँ जी। सो यहाँ से क्या है, एक्स इज, एक्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा, एक्चुअली कर लेंगे और कर लेने में डिफरेंस है, करके आंसर देख लो आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मैं यही बोलता हूँ कि लोग लगता है कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली इसको पुट कर दो तो इसको कंपेयर कर सकते हो सिंपली, है ना। तो एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा 3,1 और ये समेशन एक्स आई एक्स बार है ना ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका मीन 3 और वेरिएंस √3/n। सो प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन इक्वल टू एक्स है, यही है। सो अब जैसे हमारे पास सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि बता रखा है कि जो सैंपल है वो गामा 3,1 है, और यहाँ से तुम EX अगर निकालोगे तो मीन 3 आएगा और वेरिएंस एक्स भी 3 ही आएगा, ठीक है ना। मीन वेरिएंस दोनों 3 होगा क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर यू हैव दिस। अभी के लिए अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएं हम तो होगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू, सो म्यू है 3 अपॉन
सिग्मा बाई रूट एन, तो सिग्मा है √3 बाई रूट एन, एन फिक्स है, तो अभी के लिए ये लिख लो सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा स्क्वायर 3 है तो सिग्मा बाई रूट एन लेस देन इक्वल टू, यहां पे भी x माइनस 3 बाई √3 बाई रूट एन, यही हो जाएगा। नाउ तो ये हमारा z हो गया है ना, दिस इज z बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो ये z बन जाएगी। तो यहां से आपको ये दिस विल कन्वर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, अब आपको समझना है डिफरेंट सिचुएशन में, हाँ, तो ये तो z हो गया, अब यहाँ n इन्वॉल्व है ना, तो इसको एक लाइन और मैं लिख देता हूं तो बेटर रहेगा। सो nx रूट एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, √3 होगा, उसके बाद माइनस इंफिनिटी से कम रहेगा तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ रूट n इंटू, ठीक है ना, ये आ जाएगा x माइनस 3 बाई √3, ये है ना अभी तक। अब आप खुद समझो क्या होगा, डिफरेंट केसेस में हम लोग सोचते हैं, यहाँ केस क्या बना रखा है इन्होंने, बीटा बीटा गामा गामा, ओके, तो ठीक है ना। सो गामा तो एंड में हम लोग मोर देन, सर इसके बाद मैंने ऐसे किया ना, जैसे अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर इन्फिनिटी से लेस पे वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, x ग्रेटर देन गामा मीन्स x ग्रेटर देन 3 पे 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 1/3, और x 3 हो गया तो, और x 3 हो गया तो वो x सर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसे कि x जब 3 हो जाएगा तो फाई की वैल्यू जो होगी 1/2 आएगी, हाँ, तो वहां पे k की वैल्यू 1/6 आ रही है, और इससे जब लगा रहे हैं तो 1/3। नहीं 1 सेकेंड सर, x को 3 सर x को 3 से ज्यादा लेने पे 1 आ रही है ना, तो k की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। हाँ, k की वैल्यू ओवर 3, x की वैल्यू 3 है तो क्या होगी, और x उसको उसी से आ गया, उसको नहीं किए, और x अगर 3 से कम होता है तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, मीन्स बीटा की वैल्यू भी 3 और माइनस इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा, मीन्स बीटा की वैल्यू -3 गामा की वैल्यू भी 3 और k की वैल्यू 1/3, उसी से आंसर आ गया। ठीक है। हाँ, बाकी कोई कुछ कह रहे हैं बताइए। सर मतलब आंसर तो आ गया, ठीक है, लेकिन मतलब जैसे बीटा 3 है, ठीक है, तो 3 डालेंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा, हाँ। i 0 का वैल्यू 1/2 होता है, तो kx में जब हम 3 डालेंगे तो 3k होगा, 3k इज इक्वल टू 1/2, तो वहां पे k की वैल्यू 1/6 आ जाएगी, उसे आंसर नहीं आएगा, उस तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो एक्चुअली करता क्या है ये लोग, उसी से कंफ्यूजन हो गया। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, इसको CDF बनाया है, तो जैसे हाफ ले लेंगे ना तो CDF नहीं होगा फिर, अगर ये मतलब कॉन्टिन्यूअस आई थिंक बनाया है, उसको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाया है आई थिंक, इसीलिए हाँ उसको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाया, तो इसको ना कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाया कि ये CDF है किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो उसने क्या किया, 0 पॉइंट को वो किया, इग्नोर किया एक्चुअली x बराबर 0 को, है ना। इसने x के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा भी नहीं है यहाँ पे कि x क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे रेंजेस दे दिए हैं। अच्छा, x अगर 0 रखोगे तो क्या होगा, मान लो x 0 रख दिया तो सर बीच वाला में दिक्कत है ना, तो x बराबर 3 रखने पे गामा भी 3 है, बीटा भी 3 है, और k की वैल्यू 1/3 है, तो बीच वाला भी तो 1 नहीं आ रहा है, सब तो सही है। बीच वाला 3 आ रहा है, मैं कह रहा हूँ अभी x को यहाँ मान लो, चलो तुमने 0 रख दिया अभी के लिए, बीटा की वैल्यू, हाँ x 0 कैसे रख सकते हैं जब वो सॉरी x से कम है, वहां पे x को 3 रख दिया, हाँ x को 3 रख रहे हैं, 3 सही है। x को 3 रखेंगे तो k बराबर तो 1/3 पहले ही आ चुका है थर्ड लाइन से, और x बराबर 3 है तो बीच वाला भी 1 होगा, x बराबर 3 पे वैल्यू 1 होगी उसकी, और x 3 से ज्यादा भी है तब भी 1 होगी। 3 पे 1 कैसे होगी, यहां से z लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, अगर हमने 3 रख दिया तो ये तो 0 हो गया,
तो z लेस देन 0 कितना होता है? जीरो की वैल्यू 1/2 होगी, वही बोल रहा था। तो 1 कैसे आएगी? देखिए अभी क्या है, ठीक है, x अगर लेस देन 3 लेंगे ना तो x माइनस 3 एक नेगेटिव नंबर है और n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं हम लोग, तो n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे थे, इन्फिनिटी इनटू नेगेटिव नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी, और ये z जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, z लेस देन माइनस इन्फिनिटी, तो वो 0 हो जाएगी, ऑब्वियस है। अभी क्या है, दूसरा जब x को 3 रख रहे हैं यहाँ पे हम, तो ये तो 0 ही हो गया, तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्चुअली, तो यहीं पे x को 3 रखो तो मीन है, तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ z करेंगे तो वहां पे भी पुट करना पड़ेगा, है ना, तो 0 इंटू तो खुद ही पहले ही गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ x को 3 रख दिया पहले ही 0 हो चुका है, तो 0 हो चुका है तो वैसे तो हाफ आ जाएगा, अगर वैसे करोगे तो हाफ आ जाएगा। अगर मैंने x को 3 रख दिया, 3 माइनस 3 0, सो ये 0, z लेस देन 0 5 0 इज हाफ, और x मोर देन 3 लेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर है, और ये पॉजिटिव नंबर है और बाहर रूट n है, n टेंस इन्फिनिटी लगाएंगे, तो पॉजिटिव इंटू रूट n प्लस इन्फिनिटी, z लेस देन प्लस इन्फिनिटी 1। तो इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कैसे इन्होंने किया है कि अभी ये क्वेश्चन है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस, क्या ये अभी CDF है, क्वेश्चन ये है, इज इट अ CDF? CDF तो हो जाएगा, आई थिंक CDF के लिए क्या करेंगे, हाँ क्वेश्चन है क्या ये CDF है अभी? CDF भी नहीं है, ये 1 रहेगा तभी CDF होगा बीच में, है ना। अभी देखो ये CDF बना रहा है, CDF होने के लिए क्या कंडीशन है, नॉन नेगेटिव, राइट कॉन्टिन्यूअस, फिर तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे जंप एट 3, तो क्या करते हैं हम, वैल्यू एट 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो क्या होगा, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो लेस देन 0 पे, लेस देन 3 पे 0 है, ठीक, 3 पे पर्टिकुलरली हमने वैल्यू क्या ले लिया। ओके, क्वेश्चन ये क्या ये CDF है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए ना, राइट कॉन्टिन्यूअस फेल हो रहा है, राइट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, सो इज इट राइट कॉन्टिन्यूअस, चेक करो, मतलब ये CDF नहीं है एक्चुअली। तो ये आंसर हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वी वांट इज एज अ CDF, तो इसलिए इसको ना इससे आंसर नहीं आएगा। तो वहां समझना क्या है कि इसको CDF बनाना है, या CDF अभी नहीं है, क्यों CDF नहीं है, दिस इज नॉट राइट कॉन्टिन्यूअस एट 3। CDF होने के लिए क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस, और राइट कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट सेम होगी। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हाफ, वो x बराबर 3 वाले पॉइंट को इग्नोर करना पड़ेगा। ये अभी ये CDF नहीं है, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस, इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, तो ये नॉन डिक्रीजिंग तो है, राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 3 के राइट हैंड लिमिट 1 है, 3 पे वैल्यू 2 है, हाफ है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो दैट्स वाई राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो यू हैव टू इंक्लूड, सो यहां पे मतलब ऐसे समझो CDF एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ऐसा देखोगे तो CDF डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है ये राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना चाह रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो इसलिए राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए इन्होंने इसको 1 लिया, तो यहां पे x इज इक्वल टू 3 पे तुम्हें 1 लेना पड़ेगा, तब जाके ये तुम्हारा आंसर मैच होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये राइट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अभी के लिए क्या है कि ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब CDF है, अभी ये CDF है, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 0 1, 0 व्हेन x लेस देन 3, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 3, ये चीज है। और ये किसका CDF है, डीजेनरेट एट 3 का CDF है। तो आई थिंक CDF बनाने के लिए उन्होंने मैनिपुलेट किया है, वरना उस तरीके से आंसर नहीं आएगा हाफ लेके, तो उससे ये बना ही नहीं पाओगे, इससे तुम्हें यूनिक बीटा गामा मिलेगा ही नहीं एक्चुअली, ये दिक्कत होगी। सो आई थिंक इसको ना ये CDF कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे 1 लिया गया है, सो दैट ये CDF हो जाए। तो Zn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन Z, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे CDF हो इसलिए इसको ऐसा किया गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये x बार लेस देन x है, तो ये CDF होना चाहिए। तो CDF बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 3 पे 1 लिया, सो दैट ये राइट कॉन्टिन्यूअस हो जाए। सो राइट कॉन्टिन्यूअस इसको होना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब x मोर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या किया, इसने 1 ले लिया, तब जाके आंसर मैच होगा। अब तुम इसलिए इसको मैच कर सकते हो। तो जैसे यहां से अगर कंपेयर करोगे x लेस देन 3 है, तो यहां से आपको समझ आएगा ओके, तो बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3,
तो इससे आंसर मतलब मैच होता है। तो मुझे भी मतलब इस सॉल्यूशन में थोड़ा दिक्कत है ये, ऐसा क्योंकि 1.5 रखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है CDF बनाने के लिए आंसर वैसा है, उस तरीके से आंसर नहीं आएगा। पहले मैंने भी यहाँ हाफ ही लिया था, लेकिन उससे आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर इससे मैच करता है, जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर है वो इससे मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीटा की वैल्यू 3 है और x तो 3 रख दिया हमने, तो बीटा 3 गामा भी 3, क्योंकि है ना, अगर इस फॉर्म में, अच्छा इसी को मैं उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसने लिखा है ना, हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको मैं अगर उसी फॉर्म में लिख दूं तो ये लोग इस तरीके से लिए हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसको हटाओ और ये है। अब इसको अगर उस फॉर्म में लिखें जैसे ये लोग लिखें, अगर उस फॉर्म में लिखें तो ऐसा है 0 व्हेन x लेस देन बीटा, तो यहाँ बीटा आपका जो है वो 3 होगा, तो ये आएगा 0 व्हेन x लेस देन 3, 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का मतलब, और व्हेन x मोर देन 3। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अब इसको कंपेयर करो उसके साथ, यू कंपेयर इट। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ x तो 3 है एक्चुअली, तो k इंटू 3, तो मतलब पहले तो बीटा तुम्हें दिख गया 3 है, गामा दिख गया 3 है, बीटा गामा दोनों 3 है, एंड अब बचा k इंटू 3, क्योंकि x 3 है तो इसको 1 रखा, तो यहाँ से k आपको जैसे 1/3 मिला, और k गामा है, k तो हमें मिल चुका 1/3 यहाँ से, तो ये सेकेंड वाले इसको और इसको इक्वेट किया, x हमारे यहाँ 3 है, एग्जैक्टली 3 है, तो इसलिए x को 3 रखा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, k को 1/3 रखा, एंड देन k इंटू गामा, दिस इज 1, तो गामा की जो वैल्यू आई 3 आ गई, क्योंकि k 1/3 है, तो गामा 3 बीटा 3 k 1/3, ये वैल्यूज आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर की में आंसर है, तो इससे आंसर मैच करेगा। सर तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में CDF पे फोकस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो CDF आएगा ही, लेकिन यहाँ पे आंसर मैच करने के लिए तो हो सकता है किसी ने चैलेंज नहीं किया हो या इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हो, इसलिए कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन आया होता है कि अगर आप लाइक ऑप्शन आंसर की निकलने के बाद ऑप्शन आता है चैलेंज करने का, यू कैन जस्ट 500 रुपये शायद पे करना होता है, देन यू विल हैव अ डिस्कशन विद द पर्सन जो आंसर की बनाया है। इफ़ यू कन्विंस देम दैट उनका आंसर की गलत है, तो इसलिए मार्क्स टू ऑल होता है। आप देखते होंगे जो मार्क्स टू ऑल जहाँ भी है, यही वजह है कि पहले कोई ना कोई आंसर तो आता ही है, फिर जिन लोगों को लगा कि नहीं आपके आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप वो करके फिर अप्लाई करके, वहाँ पे प्रोसेस होता है जैम के वेबसाइट से अप्लाई करके, देन आई थिंक यू विल सेंड टू योर सॉल्यूशन, मे बी यू विल हैव डिस्कशन, एंड देन इफ़ यू कन्विंस देम यस यू आर राइट, तो फिर वो मार्क्स टू ऑल हो जाता है। मतलब क्वेश्चन में गलती कुछ है तो उसके से मार्क्स टू ऑल होते हैं, ठीक है ना। तो वैसा है, तो इसमें आई थिंक हो सकता है किसी ने नहीं किया हो चैलेंज, इसलिए ऐसा ही रह गया है। जो कि ऑप्शन होता है ना रिपोर्ट द क्वेश्चन का, नहीं रिफंड नहीं होता, जो पैसे लग गए तुम्हारे सही हो गलत तो पैसे वापस नहीं मिलते। रिपोर्ट द पर्सन, रिपोर्ट द पर्सन, रिपोर्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एग्जाम में होता है ना। हाँ होगा, पता नहीं, वो एग्जाम आंसर की के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अरे तो मैं आंसर की के बाद की बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट द क्वेश्चन हाँ वहाँ कर सकते हो तुम, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन उससे बहुत कुछ होगा नहीं, शायद वो पहुँच जाएगा उनके पास मैसेज, लेकिन वो आंसर की निकलने के बाद होगा। सर हाँ सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट का एक इशू है, क्या ना अभी डिस्कशन नहीं करते, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी देखो आगे, तो ठीक है जी, तो अभी के लिए आंसर ये होगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना, इससे आंसर मैच हो जाएगा, चेक कर लो। 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 6k, 6 प्लस 17, 9 प्लस 2, तो ऐसे 17 आ जाएगा। यही इन्होंने आंसर बनाए हैं, तो जो आंसर की जिन्होंने बनाया उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया 42 के बाद जो क्वेश्चन है कि
और कोई बचा है? 41, 42 के बाद 46, तो 46 में क्या है? ये तो सिंपल है ना, नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना आता है, कहाँ दिक्कत है भाई? इतना इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। 0.5 आते हैं। तो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 भी IID नॉर्मल 2 4 है ना। तो यहां से क्या करना है अभी के लिए, मान लो दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी y मोर देन 17 फॉर द टाइम बिंग, यू अज्यूम दिस एंड y I नेम्ड 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3। तो पहले EY निकाल लो, मीन ऑफ y। सो ईच xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 2 4, तो इसका मीन आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, राइट। मीन लगा दो सब पे, तो 10 आएगा। ओके 4 यहाँ से 12 और यहाँ से 6, तो 10 आ गया। फिर आप निकालो वेरिएंस ऑफ y, 196 4 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 4, ये है। कोवेरियंस टर्म्स 0 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 196 कितना आया? 196 196। चेक कर लो बाकी लोग। तो ये है, अब 196 हो गया, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया नॉर्मल 10,196। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी y मोर देन 17, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे। y माइनस 10 अपॉन रूट अंडर 196 मोर देन 17 माइनस 10 अपॉन रूट अंडर 196 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब क्या होगा, ये तो z हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, तो ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया। सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस रैंडम वेरिएबल है ना, क्योंकि ये नॉर्मल दिस है, तो ये नॉर्मल 0 1 हो गया। z मोर देन 17 माइनस 10 7, और ये कितना होता है 14, 1/2 सो ये 14 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी z मोर देन 1/2, तो 1 माइनस 5 ऑफ 1/2 ये आ जाएगा। अब इसने बोला है 1 ऑफ 5 बीटा है, तो बीटा बताओ, तो बीटा की वैल्यू 1/2 आ गई 0.5, ठीक है। सो ये आंसर है। तो इजी क्वेश्चन था भाई, देख लो, है ना। तो पेपर मुश्किल, उसमें सारे क्वेश्चन मुश्किल, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप x1 x2 x3 का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। अब y मोर देन 17 है, तो इस तरह से ये हो गया। सो ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी, एंड उसको 1 माइनस 5 बीटा करना है, तो बीटा 2 आ गया। चलो जी, आई थिंक 40 to 50 में हो गया सारे क्वेश्चन। अब 50 के बाद है ना, और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना। सो 50 के बाद है 51 52 देन 55 56 57 59। ओके, तो 51 52 पहले देखते हैं। फिफ्टी वन तो इजी है, ये भी इसमें सिंपल तो है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल डेरिवेटिव का डेफिनेशन लगाना है, अभी तो बताया था। सो इसमें क्या है, अगर तुम ठीक से देखो, सो इसको थोड़ा फिट करो। यहां से मैं बोल रहा हूं, अगर f0 निकालोगे क्या आएगा। सो इफ यू फाइंड f0 व्हाट विल हैपन, 0 0। सो f0 इज 0 0 है जी, देख लो। तो f1 कितना आएगा, ओके f0 0, लेकिन मुझे f1 की जरूरत है एक्चुअली। आई नीड, क्योंकि 1 प्लस है ना, तो आई नीड f1 एक्चुअली, नॉट f0। सो आई नीड f1, 1 रखो, ये 0 हो जाएगा, 1 आ गया। अब देखो सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप लोग ये जानते होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, मान लो अभी के लिए 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ये किसके इक्वल होता है जी, f dash of h। जी। सो ये अभी f डैश 1 है,
एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, तो यही लगाना है उस क्वेश्चन में हर टर्म में। देखो एक बार h है 1 बाई एन, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h हो जाएगा 1 बाई एन, दूसरे टर्म में n है वो 2 बाई एन, तीसरे टर्म में n है 3 बाई एन, चौथे टर्म में n है 4 बाई एन एंड सो ऑन। तो देखो इसको फिट करते हैं, तो इसको आपको सही से अरेंज करना है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n ऑलरेडी है, देखो एक बाहर n है तो इसको डिनोमिनेटर में बुलाओ, तो यहां से कुछ ऐसा बनेगा f ऑफ 1 बाई एन माइनस एफ वन अपॉन 1 बाई एन, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म f ऑफ 1 प्लस 2 बाई एन माइनस एफ वन अपॉन 1 बाई एन, ये 1 बाई एन डिनोमिनेटर में यही कॉमन n है क्योंकि n तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब वो डिनोमिनेटर में आके 1 बाई एन हो जाएगा। एंड दिस विल कीप गोइंग, है ना, दिस विल कीप गोइंग अंटिल f ऑफ 1 प्लस 10 बाई एन माइनस एफ वन अपॉन 1 बाई एन है जी। अब देखो 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, ध्यान में h कॉमन होने चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी f डैश 1 प्लस, अब ध्यान दो 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, एच नहीं है अभी, ये एच यहाँ 2 बाई एन है, तो मुझे यहाँ 2 बाई एन चाहिए, तो क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 बाई 2 रखना पड़ेगा, या तो बाहर 2 ले लो, सो यहाँ पे 2 रख दो, इस 2 पे यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 को बैलेंस किया, तो अब हुआ f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, एच कॉमन होने चाहिए, तो अब हो गया 2 टाइम f डैश 1, नेक्स्ट टर्म दिखा नहीं मैंने, डॉट 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 में वही चीज है, 3 टाइम f डैश 1, इट विल कीप रनिंग अंटिल 10 टाइम f डैश 1, चेक कर लो जी। तो ये जो 10 था ना, ये 10 वॉज समथिंग 10 टाइम f1, हमने ऐसे यूज किया इसको, 10 इज लाइक 10 टाइम f1, या जस्ट है ना 10 टाइम f1, हाँ वो तो 1 ही है ना, तो 1 1 1 10 बार यूज हुआ ना, तो वैसे समझ लो, तो एक एक f1 को सबके साथ शिफ्ट कर दिया, एक f1 यहाँ शिफ्ट हुआ, एक f1 यहाँ शिफ्ट हुआ, एक f1 हर टर्म में, देयर आर 10 टर्म्स, तो ईच टर्म में एक एक f1 शिफ्ट हो गया, तो फॉर्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से पहले f डैश x निकाल लो और x को 1 रखो, पहले f डैश x निकालो, फिर जो आएगा उसमें x को 1 रखना, तो बताओ क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट रूल से f डैश x निकालो और उसके बाद x को 1 पुट करो, और देखो आपका आंसर क्या आता है, क्या आएगा बताओ। तुम्हारी आवाज क्लियर समझ नहीं आ रही है, हाँ नंबर लिख के बताओ, हाँ चैट में बताओ। सो f डैश 1 कितना आएगा, फाइनल आंसर बताओ, f डैश 1 की वैल्यू, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा के f डैश 1 कर लो और f डैश 1 निकालो, और ये तो सिंप्लीफाई करना आसान है। सो यहाँ पे क्या है कि जस्ट इसको तुम f डैश 1 कॉमन ले लोगे, सो f डैश 1 कॉमन ले लो, तो 1 से 10 तक का सम, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये 55 इंटू f डैश 1, ठीक है, सो ये आ जाएगा। f डैश 1 कितना आया, आंसर क्या आएगा, f डैश 1 चाहिए, 3 आएगा सर, 3 आ गया, और f डैश s निकालने के बाद तो यहाँ 55 इंटू 3 हो जाएगा, इसका मतलब चेक कर लो, यस सर, ठीक है, तो 165। देखो भाई कोई डाउट है तो पूछो, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए हैं जैम में, 2023 में ही नहीं आया, तुम जाकर देखो 2014-15 के आसपास भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 15 16 17 में जो भी है पहले भी आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। तो ठीक है, तो यहां पे यूज हुआ है ये वाला अप्रोच, ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा 51, 52 भी आई थिंक डाउट है, 52 तो सिंपल है, बाई वेरिएट नॉर्मल का, तो क्लास में भी कराया होगा जब थ्योरी पढ़ाए होंगे बाई वेरिएट नॉर्मल का, तो है ना, सिंपल है कि इसमें क्या होगा, हमारे पास दे रखा है x1 x2 बाई वेरिएट नॉर्मल, देखो ध्यान से, x1 x2 हैज बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, μ1 1 μ2 1 सिग्मा 1 स्क्वायर, ध्यान से देखो ये 4 टाइम है, कॉमा नहीं समझना गलती से, 4 टाइम वेरिएंस x1 इज 4,
तो ये वेरिएंस x1 इज 1, वेरिएंस x2 इज 4, को वेरिएंस 1 है, को रिलेशन क्या होगा, यहाँ हम रो लिखते हैं ना, सो हेयर वी राइट रो को रिलेशन कोएफिशिएंट, तो को वेरिएंस अपॉन वेरिएंस x वेरिएंस y का रूट, तो 4 इंटू 1 का रूट, तो 1/2 आएगा। अब यहाँ से इसका अब कई सारे तरीका है, एक आसान तरीका लगाऊंगा तो ये हो जाएगा। सो ये क्या है, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ, तो चूंकि x1 हाफ गिवन है, यू कैन डायरेक्टली पुट हेयर, सो वेरिएंस x1 को हाफ रख सकते हो क्योंकि x1 तो गिवन है ना, तो हाफ प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ। अब ये इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, ये लाइक ऐसा हो गया कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई गिवन z, तो वो जाएगा वेरिएंस ऑफ, है ना, x गिवन z प्लस वेरिएंस ऑफ y गिवन z प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस x y गिवन z, इस तरह से। लेकिन चूंकि हाफ लिखने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब डीजेनरेट, एंड डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ, है ना, डीजेनरेट सबसे इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू, मतलब वेरिएंस ऑफ, आप जानते होंगे थ्योरम ना कि वेरिएंस ऑफ k प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, चाहे k कोई भी रियल नंबर हो। तो उसी लॉजिक से ये हाफ कांस्टेंट है, उसका कोई रोल यहाँ वेरिएंस में नहीं रहेगा, तो ये हो गया x2 गिवन x1 इज हाफ। अब आप लोग जानते होंगे कंडीशनल वेरिएंस इन बाईवेरिएट नॉर्मल, क्या फॉर्मूला होता था, 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू जिसका x2 सिग्मा 2 स्क्वायर, सो रो कितना है 1 माइनस 1/4 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये है 4, कितना आएगा जी 3/4 इंटू 4, आंसर इज 3। इसका दूसरा अप्रोच भी है, क्लास में मैंने दूसरे तरीके से कराया होगा, तुम अगर क्लास में देखोगे तो इसको हमने दूसरे मेथड से कराया होगा। वहां पे हमने क्या किया था कि x1 प्लस x2 कॉमा x1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला बाईवेरिएट नॉर्मल, तो उससे भी हो जाएगा कि इसका मीन x है ना, तो जैसे मीन 2 हो गया, 1 हो गया, फिर वेरिएंस निकालोगे इस तरीके से, इसके डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के फिर कंडीशनल निकाला था एक इस तरीके से, चाहे दोनों कराए होंगे, देख लो। तो आंसर इज 3, चेक करो। जब गिवन है तो यू कैन रिप्लेस द वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये था 52, 51, 52 के बाद 55, ठीक है 55, जो है सो ये कह रहा है कि x1, x2, x3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है आपको अभी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम सैंपल, तो यहां से मतलब मुझे समेशन xi की भी वैल्यू पता है, 4 5 9 2 11 11 है ना, i फ्रॉम 1 to 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 11 है, ओके। अब ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ फेलियर वाला केस, ठीक, बोल रहा है कि टाउ कैप इज द UMVUE, है ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो बताओ 156 टाउ कैप क्या होगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, तो पहले कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालेंगे, क्या है जी, व्हाट इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर हेयर, समेशन xi, तो ये सिंपली है ना, उस पे लॉग आपको याद होगा तरीका, एक्सपोनेंशियल फैमिली फिट कर लो या जस्ट लॉग e की पावर लॉग लगा लो, तो आ जाएगा x इंटू थीटा का फंक्शन आ जाएगा, तो समेशन xi, तो यहाँ 3 ही है, सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब थीटा स्क्वायर का क्या हम अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ सकते हैं, मैं राव ब्लैकबेल थ्योरम यूज कर रहा हूं, ठीक है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 करके भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप फाइंड करेंगे, है ना, यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर हम रखेंगे 0, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 आती है थीटा, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 कितनी आती है, 1 रखो, तो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा विच इज
थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, अच्छा 0 माइनस 1 कर देते ना। सो x1 एट 0 माइनस x1 एट 1, तो ये कितना हो जाएगा थीटा स्क्वायर। ओके तो यहां से क्या मतलब है, या एक काम करो, दो रैंडम वेरिएबल यूज कर लेते हैं, इससे अच्छा है। ऐसे भी हो जाएगा ना, x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 0 तो x2 0 थीटा स्क्वायर। सो यहां से x2 बराबर 0 लिखेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो और इसका प्रोडक्ट लेना है ना। तो एक काम करो, x1 इज 0 एंड x2 इज 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग 0 एंड x2, देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये जो अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, दिस इज द वे टू फाइंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, ये जो भी है जिसका आपको यूएमबी फाइंड करना है। तो इससे आपको एक अनबायस्ड एस्टिमेटर समाऊ, और कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, दिस इज द वन ऑफ द अप्रोच। जो पहले कर रहा था उससे भी हो जाएगा, या तो एक तरीका होता है पहले थीटा का निकालो, फिर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अभी डायरेक्टली करेंगे तो हमारे दोनों को 0 ले लिया, तो चूंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, तो आईआईडी है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा थीटा इंटू थीटा, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर। तो ये भी एक तरीका है ना। तो अब क्या होता है कि हम यहाँ पे ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर मिल गया, मुझे एक अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए। तो होता क्या, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 0, ये डेल्टा इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल समझ लो, या इसको आप इंडिकेटर फंक्शन भी बोल सकते हो। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाना है मुझे, तो यहाँ मैं लिखूंगा x1 इज 0 एंड x2 इज 0, दोनों ले रहे हैं, और यहाँ पे अदरवाइज, ठीक है। और यहाँ से अगर जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आती है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे, तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, तो डेल्टा की वैल्यू 0, या डेल्टा एक रैंडम वेरिएबल है, जैसे टी एक रैंडम वेरिएबल, हर एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल है। सो डेल्टा इज अ रैंडम वेरिएबल, तो जिसकी वैल्यू या तो 1 है या 0 है। तो इसका जब बर्नौली है एक्चुअली ना, बर्नौली पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब डेल्टा बराबर 1, तो 1 की प्रोबेबिलिटी यही आएगी जो इसकी आएगी। तो अगर तुम ये निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, निकालना आता है, क्या होता है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा बीइंग 1 प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा बीइंग 0, क्योंकि डेल्टा की दो ही वैल्यू है। अब 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा बीइंग 1, तो यहां से आ जाएगा, सिंपली अगर कैलकुलेट करोगे, सो यू विल हैव प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज इक्वल टू 1, और ये डेल्टा इज इक्वल टू 1 कब, मैंने डेल्टा को 1 कब लिया है, अंडर दिस कंडीशन, तो ये यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। x1 इज 0 एंड x2 इज 0, जो कि थीटा स्क्वायर ही होना है। तो ये इससे क्या पता चला कि डेल्टा जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो एक कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर मेरे पास है और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना। तो एक्सपेक्टेड डेल्टा थीटा स्क्वायर हो गया। सो डेल्टा जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो नाउ कि डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो अभी मैं राव ब्लैकबेल थ्योरम यूज कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन लेवन सेफी थ्योरम से भी यूज होगा, उससे भी आंसर सेम आएगा, तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, वो राव ब्लैकबेल थ्योरम है। डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो बाई है ना राव ब्लैकबेलाइजेशन टेक्निक या ब्लैकबेलाइजेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। अब बताओ टी तो मुझे गिवन है ना, टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हम यूज कर लेते हैं, क्यों इतना टाइम पास करेंगे ना। सो मुझे डेल्टा तो गिवन है, कितना गिवन है 11। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी ऑलरेडी है ना, या तो तुम इतना छोड़ सकते हो भी चाहो तो ये तो रैंडम वेरिएबल होगा। दिस इज UMVUE ऑफ थीटा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड, ये ब्लैकबेलाइजेशन टेक्निक है, मतलब राव ब्लैकबेल थ्योरम का आगे आता है ये। तो ये हमने UMV आ गया, अब इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम टाउ कैप क्या है, टाउ कैप वैल्यू है एक्स ना, तो टाउ कैप इज द वैल्यू ऑफ दिस।
तो जो टाउ कैप इसने नाम यहाँ पे दिया वो एक्चुअली है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी इज इक्वल टू 11, ये है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी इज इक्वल टू 11। अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर लो। तो अब कैसे फाइंड करोगे, तो ये कुछ ऐसा है, इसको और खोलेंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक, फिर से वही इसका एक्सपेक्टेशन लेना है जब टी गिवन है, तो डेल्टा के लिए या तो 1 है या 0 है, तो ये रिड्यूस होगी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 1 गिवन दिस। सो एट द एंड यही आएगा x1 इज 0, x2 इज 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, यही है। अब आपको आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, आप लोगों को निकालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिंपली निकालना है। जस्ट क्या कि कैसे आया प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन वही यही इस तरह से कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 को ये रख दिया, तो इसलिए ये जो कंडीशनल था वो एज इट इज है, जैसे ये फाइंड हुआ वैसे ही ये फाइंड होगा। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो यहाँ से आएगी प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, x2 इज 0, x1 प्लस x2 प्लस x3 11 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 11, यही है। अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो न्यूमरेटर हो जाएगा, और आपको पता होगा कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, तो x1 x2 x3 ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, तो उसका पीएमएफ यूज कर लो डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर में अलग अलग कर लो इसको, x1 यहाँ x1 x2 को 0 रख दो क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है ना, तो x1 0 x2 0 रख दो, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, इंडिपेंडेंट से अलग कर दे रहा हूँ, x2 इज 0, यहाँ x1 x2 रख दिया तब x3 से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ बचेगा x3 इज 11 अपॉन, अब ये इसका पीएमएफ क्या होगा, तो नेगेटिव बाइनोमियल 3 कितना होगा 3, वो क्या था जैसे हमारा जो xi है, जो x1 x2 x3 है, दिस इज जियोमेट्रिक p है ना, IID ज्योमेट्रिक p जो होता है नेगेटिव बाइनोमियल 1 p, तो जो सम होता है, ये थ्योरम लिख रहा हूं मैं, तो सम इज नेगेटिव बाइनोमियल 3 p, और ये जो ज्योमेट्री का जो पीएमएफ है उसके करस्पॉन्डिंग पीएमएफ नेगेटिव बाइनोमियल का होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पीएमएफ होते हैं, एक सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, एक में सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक में। नेगेटिव बाइनोमियल एक पीएमएफ 0 से सपोर्ट स्टार्ट होता है, एक में R से स्टार्ट होता है, तो यहाँ चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ भी 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका जो पीएमएफ आता है ये नंबर ऑफ फेलियर है ना बिफोर थर्ड सक्सेस, 0 वाला है ना, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर थर्ड सक्सेस, सो थर्ड सक्सेस से पहले का फेलियर है काउंट x कर, मतलब यहाँ लिखा लो, मान लो इसका नाम मैं कुछ रख दूँ, क्या टी रखा हुआ है ना मैंने, तो इसका नाम हमने टी रखा हुआ है, तो मैं टी का पीएमएफ लिख देता हूं, ठीक है, पीएमएफ ऑफ टी। सो पीएमएफ ऑफ टी जो आएगा, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल 3 p, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर थर्ड सक्सेस, तो थर्ड सक्सेस, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फेलियर को, ट्रायल कितने हो गए फेलियर प्लस सक्सेस, तो टी प्लस 3 - 1, वहां पढ़ते होंगे x प्लस r - 1, वही लिख रहा हूं, x प्लस r - 1, चूज r - 1, p की पावर r, p इज द प्रोबेबिलिटी है ना, तो सक्सेस कितना चाहिए 3, फेलियर कितना है t, क्योंकि t तो फेलियर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, t जो है नंबर ऑफ फेलियर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर थर्ड सक्सेस, ठीक है, तो ये आ गया पीएमएफ, सिंप्लीफाई कर लो, तो t कितना आ गया ये, तो यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली मैं, और यहाँ t की भी वैल्यू गिवन है, ये जो t है x1 प्लस उसकी वैल्यू भी 11 गिवन है, तो t की जगह भी 11 रख देना है हमें, और p भी पता होगा यहाँ पे क्या है जी, क्या पुट करना होगा p हमें, नहीं वो तो मैं अच्छा कट जाएगा वो, ठीक है कैंसिल हो जाएगा, नहीं पता है तो ओके, p थीटा है एक्चुअली, उस क्वेश्चन में थीटा है, जहाँ मैं p लिख रहा हूँ ना वो क्वेश्चन में थीटा है, पुट करो, तो इसका पीएमएफ रखेंगे तो आएगा t प्लस 3 - 1, एक तो हो गया t प्लस 2 है ना, तो t प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2, t को 11 रखो तो 13, चूज 2, फिर p इज द थीटा, थीटा की पावर 3, 1 माइनस थीटा की पावर 11, यही है। अब इसकी पुट करते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू, सो न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगी, सो न्यूमरेटर जब पुट करोगे x बराबर 0, तो देखो उस पीएमएफ x को 0 रखने पे क्या आ रहा था, थीटा ना, जो पीएमएफ गिवन है ये भी थीटा, एंड x3 बराबर 11, तो 11 रखो कितना आएगा, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 11, यही था, चेक करो,
हाँ सर ये तो अपॉन और 13 चूज 2 कितना आता है? 78 13 इंटू 12/2 है ना, यही आएगा, ठीक है, इंटू थीटा क्यूब इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 11। देखो ये थीटा 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 क्यूब हो गया, तो ये इससे कैंसिल और ये इन तीनों को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली 1/78 इज द वैल्यू ऑफ टाउ कैप, जो कि UMUE था एक्चुअली। तो उस टाउ कैप की वैल्यू आई 1/78। मतलब जो टाउ कैप निकाल रहे थे ना, वो 1/78 आ गई। अब चाहिए था 156 इंटू टाउ कैप, तो यहाँ आपको चाहिए 156 इंटू टाउ कैप, तो कर दो 156 इंटू 1/78, क्या डबल है इसका? 2 आ जाएगा। ठीक है जी, देख लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तो हाँ जी, सर इस क्वेश्चन को जो एक्स बार स्क्वायर की फॉर्म में करा था तो कंफ्यूजन हो रहा है, 1/θ² आ रहा है कहाँ पे? सॉल्व। जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1/θ² आ रहा है, मतलब θ² ऊपर नहीं आ रहा, तो सर उससे कैसे सॉल्व होगा? एक्स बार स्क्वायर कैसे कर रहे हैं? वो 11 से भी लगा रहे हैं आप? हाँ हाँ सर। हाँ, तब भी सेम ही आएगा, का आंसर तो सेम ही आना है, मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम ही आना है, वो आपको सीखना है। सो आप क्या कर रहे हो कि जैसे मान लो टी हमारा समेसन xi है, एक्स बार मतलब समेसन xi है, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। हाँ, फिर क्या करना चाह रहे हो? हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी ढूंढना है जो θ² हो जाए, यही ना? यस सर। हाँ, टी आपका सब बताइए, समेसन xi के टर्म में क्या लिखेंगे कि ये θ² आ जाए? सर यही समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करूं, मैंने कई तरीके से सॉल्व किया है इसको। हाँ, तो कई सारे तरीके हैं। एक तरीका है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो एक तरीका है कि ये डिस्क्रीट है। टी का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है आपको। टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टी इज नेगेटिव बाइनोमियल 3, थीटा, है ना, वहाँ 3 है, तो एक उससे भी कर सकते हैं। तो एक अप्रोच ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी इज स्मॉल टी। अब टी का सपोर्ट क्या है? तो नेगेटिव बाइनोमियल, अभी मैंने इसका PMF लिखा था, तो ये आएगा टी प्लस 3 - 1 चूज 3 - 1 थीटा की पावर 3 1 माइनस थीटा की पावर टी। और सपोर्ट इसका स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू θ²। अब आप इसको सॉल्व करके टी निकालिए, ये है। सो यहाँ से भी आ जाएगा एक तरीका, ये भी है। तो समेसन टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू, अब उसका PMF रखो, कितना है वो? टी प्लस 2 चूज 2 थीटा की पावर 3 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर टी इज इक्वल टू θ²। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो इसको, तो समेसन टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू, और ये आएगा टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 एन इंटू n - 1 ना, अपॉन 2 है ना, NC2 होता है n इंटू n - 1 अपॉन 2, देख लो। सो ये आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा क्यूब समेसन टी पे है इंटू 1 माइनस थीटा टी इज इक्वल टू θ²। सो अभी के लिए क्या आ गया आपके पास? नाउ यू हैव थीटा क्यूब, कैंसिल करा सकते हो ना, या यहाँ से कैंसिल कर लो या वहाँ 1/θ कर दो। सो अभी के लिए यहाँ से क्या आ गया? अगर मैं इस थीटा क्यूब को कैंसिल कर दूँ वहाँ से, है ना, यहीं से मान लो यहीं पे कैंसिल करा दिया, सो ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1/θ, मतलब ये एक थीटा यहाँ बचेगा ना, कहना मतलब ये है। तो बेटर है यहाँ तुम लिख दो 1/θ। तो अभी के लिए 1/θ है, क्योंकि टी पे, टी को बाहर नहीं कर सकते, 2 को भी आप भेज सकते हो, तो 2/θ हो गया। सो अभी के लिए टी इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2, अच्छा 2 को भी इधर भेजना चाहो भेज दो, 1 माइनस थीटा की पावर टी, और यहाँ पे आ गया 2/θ। अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे ये आपको देखना है। तो ये समेसन टी 0 से इन्फिनिटी है, क्या इसका आप समेसन निकाल पाएंगे? तो यहाँ से टी निकालना है, तो है ना, जरूरी आपको ये देखना होता है कौन सा मेथड आसान होगा।
तो मैंने जो वहाँ लगाए हैं वो था राव ब्लैकवेल, ये है लेमन-सेवी थ्योरम। लेकिन इसका दूसरा अप्रोच है जो मैं आपको बताता हूँ, उससे भी हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना था, अभी मैंने ढूंढा था ना हमने। सो अब इससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे समहाउ टी निकालना है। एक मिनट, टी क्यों, तो यहां कुछ ऐसा लिख सकते हैं सीरीज फॉर्म में। इसको अगर आप सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा को, हाँ एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको सीरीज फॉर्म में लाओ समहाउ। थोड़ा ये डिफिकल्ट वे है, तो इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थीटा हो गया अभी के लिए। फिर मैं 1 माइनस थीटा प्लस 1 कर दिया, देखो सेम ही है। तो 2 अपॉन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। अच्छा टी तो मुझे तो इससे यू एम यू डायरेक्टली आ जाएगा, मतलब टी की एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए था, तो इससे ना लेंदी नहीं होगा। मतलब ये है समहाउ यहाँ सॉल्व करके मुझे टी निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसको सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, मैं अभी राइट साइड की बात करता हूँ, -2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस थीटा, इस पूरे की पावर है -1। तो इसको सीरीज में आप क्या लिख सकते हैं, इसका 1 माइनस थीटा को अभी टी मान लो फॉर एग्जाम्पल, या x मान लो। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये समेसन ये आएगा -1 की पावर लेट से k इंटू, या अभी टी लिख दो, टी मिलाना तो t इंटू 1 माइनस थीटा की पावर t। चेक करो क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, अच्छा ये तो अच्छा प्लस है ना, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होगा तो 1 माइनस एक्स, अभी प्लस है ना मेरे पास 1 प्लस एक्स, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 की पावर मान लो t, x की पावर t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो दिस कैन बी रिटन एज, तो ये एक सीरीज आ गई, दिस सीरीज आ गई। ये तो -2 पहले से ही था, तो -2 बाहर है। तो ये जो मेथड है ना, ये लेंदी मेथड है। इससे क्या है, टी डायरेक्टली एक्सप्रेशन निकल आएगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा। सो आपको समझना होता है क्या आसान वे है। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आएगा विच वन इज इजी एंड विच वन इज डिफिकल्ट वे। तो यहाँ से आएगा पावर टी, ये है। अब ये सीरीज दोनों सीरीज के इक्वल है, दोनों में t 0 से इन्फिनिटी है। -2 को आप हाँ चेक कर लो सर, वो -1 प्लस 1 होगा ना, कहाँ पे, अच्छा हाँ एक मिनट हाँ हाँ हाँ, मैंने 1 माइनस थीटा किया तो मुझे क्या करना पड़ता, -1 करना पड़ता ना। यस सर, दोनों +1 है। हाँ अच्छा, उससे यहाँ लिखने में गलती हुई ना, 2 माइनस थीटा हो गया, मुझे चाहिए था थीटा। एक मिनट, हाँ सही कह रहे हो आप। तो यहाँ मुझे माइनस लिखना पड़ेगा ना, तो आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस लिखेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो जाएगा। तो ये है ना, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, सही बता रहे तुम। तो इसमें क्या होगा, मतलब इस तरह थोड़ा ये डिफिकल्ट वे है, आंसर इससे भी आएगा बट इज नॉट भी इतना इजी नहीं होगा ये। सो अगर मैं अभी तत्काल बता देता हूँ जहाँ तक बता रहा हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। सो यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। अब तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 इंटू, अभी के लिए इसको ऐसा करो कि ये उस तरह का उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो 1 माइनस थीटा मेरा साथ रहेगा, तो माइनस कॉमन ले कैंसिल ही कर दो, बेटर है। तो अभी के लिए अगर माइनस हटा भी दूं तो ये 2 अपॉन बन जाएगा 1 माइनस थीटा। अब सही है, देख लो, ऐसा लिख सकते थे, हाँ तो डायरेक्टली लिख सकते थे, ये इसको बीच में लाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर देखो ऐसे लिख पाएंगे, चेक कर लो अभी, ओके। सो 2 अपॉन 1 माइनस 1 हो तो 1 कट जाएगा प्लस थीटा, यस फाइन। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 1 माइनस थीटा इस पूरे की पावर -1। अब 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, ये अब जानते सारे प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा समेसन एक्स की पावर k या एक्स की पावर t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये है। तो ठीक है, तो यहाँ पे और आसान हो गया फिर तो इसको हम सीरीज फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू समेसन 1 माइनस थीटा की पावर t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक बार चेक कर लो भाई, देखो अभी कैलकुलेशन, तो उसको मैं हटा देता हूँ, ये ना, ये इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो अभी हमने इसको यूज़ किया, बात वही है, माइनस करोगे वही आएगा।
तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जो यूज़ किया है हमने इसको यूज़ किया है 1 माइनस एक्स, और एक्स के प्लेस पे मेरा है 1 माइनस थीटा। ओके, क्योंकि इसको जब ओपन करोगे आप तो ये आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, सीरीज एक्सपेंशन। अब इन दोनों सीरीज को आपको कंपेयर करना है, देन टी निकालना है। तो टी इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2, फिर यहाँ 1 माइनस थीटा की पावर टी, टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, वही चीज़ वहाँ है, 2 को उधर ले जाओ। अब कंपेयर करो दोनों को, सीरीज को एक साइड ले आओ, है ना, और एक साइड ले आओगे, टी निकालना है समहाउ, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, सो दोनों सीरीज को एक साइड ले आओ, और दोनों में सेम सम तो सेम ही है ना जी। तो यहाँ से आ जाएगा, कितना बन रहा है, इक्वेट करने दोनों को, टी 0 से इन्फिनिटी इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करोगे तो टी इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है तो दिस विल बी इक्वल टू 2, यही आएगा ना जी। तो यहाँ से टी निकल पाएगा। अब देखो क्यूबिक सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, अगर ऐसा है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ से टी की जो एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी द एस्टिमेटर, लेकिन टी एक्स आई के टर्म में आने चाहिए ना। यही था ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन वैसे थोड़ा सा इसमें चलो ठीक है, टी इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ऐसा होगा। फॉर एनी थीटा इट शुड होल्ड, और हमने टी वाला टर्म कैंसिल कर दिया। नहीं, यहाँ मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि एस्टिमेटर ऐसे भी थीटा के टर्म में तो आएगा नहीं एस्टिमेटर ना, एस्टिमेटर तो थीटा से फ्री आएगा। तो यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा एक्चुअली, ये मेथड यहाँ वर्क नहीं करेगा। सो दिस, इस मेथड से कुछ मिल नहीं रहा है ना, सो दिस मेथड विल नॉट वर्क हेयर। तो ये ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ कौन सा मेथड आसान है। बाकी एक और तरीका है, आप जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया है। हाँ, एक वो डायरेक्ट करके नहीं करते थे, मीन्स उसका मीन और उसका एक्स स्क्वायर करके मीन्स इक्विवेलेंट करके करते थे। हाँ, वैसे सोच सकते हो। एक अप्रोच ये है कि तो वैसे करके आया ना, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ई ऑफ, जैसे वो बता रही थी, ई ऑफ एक्स बार कितना आएगा, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा वो वाला मेथड। तो यहाँ पे ई एक्स बार कितना आता है इसमें, ये तो थीटा ही आएगा। मीन इसका कितना होता है पॉइसन में, सॉरी ज्योमेट्रिक ना, इसका मीन कितना है इस ज्योमेट्रिक में, 1 माइनस थीटा बाय थीटा, है ना, क्यू अपॉन पी, राइट। तो 1 माइनस थीटा बाई थीटा, और अगर आप ई एक्स स्क्वायर का चलो मान लो स्क्वायर निकाल दिए तो कितना बनता है आपका ये, तो ये वेरिएंस के टर्म में आ जाएगा ना, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस मीन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। इस तरह से करना पड़ेगा। सर मैंने ई समीशन एक्स आई करके किया ना, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 12 बाई थीटा स्क्वायर आया। तो यहाँ पे वो गामा वाला नहीं होगा ना, इनवर्स आ रहा है, तो इसको तो कर सकते हैं ना इनवर्स। किसका इनवर्स, जैसे टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू आ रहा है 12 बाई थीटा स्क्वायर। इसी मेथड से करना। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। क्या ये एक्स में हटा सकते हैं, टाइम है खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा छोड़ दो, रहने दो, इसका सॉल्यूशन लिख के तुम भेज दो ग्रुप में, अगर तुम्हें आता है तो भेज दो, बाकी देख लेंगे ना। जो तुम्हें लग रहा है उसको सॉल्व करके आंसर ग्रुप में भेज दो। एक तरीका ये काफ़ी अभी के लिए, अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है मेनली। हाँ, सो अगला बताओ भाई, अभी मैंने सॉल्यूशन बताना, एक मेथड आता है इनफ है, 2-3 प्रैक्टिस करो जो समझ आए। सो 55 ने तो फिर एक क्लास और इस पर देना पड़ेगा मुझे, अगर और डिले होगा तो। ऑलरेडी 3 क्लास में दे चुका हूँ। तो 55 के बाद है 56, 57, 60। फिफ्टी सिक्स तो सिंपल उस पे है ना, तो 57 क्या है, 57 तो इजी है। और 60 में क्या है भाई ऐसा, एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस रैंडम लेस देन दिस। हाँ, तो 2 को ही तो सिंपल है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 x2 x5 जो है आईडी रैंडम वेरिएबल है, ईच हैविंग बाइनोमियल 1,1/2 डिस्ट्रीब्यूशन, और k जो है आपके पास x1 to x5 है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ईच xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 1,1/2 और k एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 जो कि हो जाएगा बाइनोमियल 5,1/2। ठीक है, अभी के लिए अब यहाँ u एक्चुअली अगर सीधा सीधा ये होता ना तो आसान होता, अगर u ये 0 नहीं दिया होता कि k 0 है, तो क्योंकि यहाँ पे k खुद बाइनोमियल है तो k का सपोर्ट क्या हो सकता है, k का सपोर्ट 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना, ये है। तो बोल रहा है k जब 0 है ना, k 0 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे आएगी हाफ की पावर 1/32 आएगी शायद ना, k बराबर 0 के लिए। सो 1/32 इस तरह से है। सो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि u इज 0 व्हेन k इज 0, u इज दिस व्हेन k इज दिस। अब यहाँ k भी रैंडम है तो ये जो इंडेक्स है ये भी रैंडम है क्योंकि k भी तो रैंडम वेरिएबल है कि इंडेक्स इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो भी रैंडम है ना, मतलब वो k के टर्म में ही है। तो जनरली ऐसा है। तो इसके लिए सिंपल तरीका एक ये है कि हम क्या कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि अगर मीन निकालेंगे तो 0 के करस्पॉन्डिंग मीन 0 ही आना है। जैसे k बराबर 0 क्या होगा, u अभी जो लिख रहा था 0 1 वाला डेल्टा लिखा था हमने, वैसे ही है ये। तो अगर तुम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ u जब निकालोगे तो होता क्या, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 ही आना है, तो बाकी कंसीडर करना है तो इससे ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डबल एक्सपेक्टेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो अगर हम यहाँ डबल एक्सपेक्टेशन यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, सो वी नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ u विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन k, ये लिख सकते हैं। अब k कोई है ना, गिवन k के लिए हम u कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो अगर k 0 होगा तो मीन तो ऑब्वियसली 0 हो जाना है उस केस में, तो बाकी केस के लिए हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो है ना, k गिवन है 0 तो u 0 हो जाएगा, तो उसके से मीन 0 होगा। तो मेनली जो रोल इसका रहेगा अब k 1 से 5 में, क्योंकि 0 अगर k मान लो इक्वल टू 0 है, फॉर एग्जांपल k इज 0 अगर दे दिया तो उस केस में 0 आंसर आएगा। लेकिन वैसे k तो है ना कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ k है, एक्चुअली दिस इज फंक्शन ऑफ k है ना। आपको याद होगा कि जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तो नंबर है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता है, u गिवन k दिस इज सम फंक्शन ऑफ k। जिन लोगों को याद होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज अ फंक्शन ऑफ y, y के टर्म में आता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ k, ये चीज है। सो ये k का फंक्शन आएगा। तो अभी हम इस पे थोड़ा काम करते हैं वो अभी आपको रियलाइज भी होगा k का फंक्शन कैसे आएगा। तो अगर u यहाँ पे हम अगर पुट करें, u हमारा क्या है, मतलब नॉन जीरो के लिए बात करेंगे क्योंकि 0 के लिए 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन u क्या है, x1 प्लस x2 अप टू xk गिवन, मान लो k कोई गिवन कोई नंबर है, अब k कुछ फिक्स करना है, स्मॉल k कर लो। तो k एक्चुअली क्या है आपका, k इज, ये k जो है कैपिटल K, अभी x1 प्लस x2 अप टू x5, k इज एक्चुअली 5 तक है, ये जो k लिख रहा हूं ना ये 5 तक है। और अभी के लिए मान लेता हूं कुछ ना इक्वल टू सम आर्बिट्री नंबर, स्मॉल k टाइप के ले लो, अभी के लिए ऐसा ले लिया, हालांकि वो स्मॉल k कैपिटल K को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये है। सो अभी के लिए हमने ऐसा लिख दिया, k इज आर्बिट्री नंबर। सो यहां भी यही समझ लो, k इज इक्वल टू k, जैसे लिख रहा हूं ना, k इज इक्वल टू स्मॉल k लाइक दिस, इस तरह से, या जस्ट वही लिखते हैं। अब मेन दिखाना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी, कि ये जो x1 टू xk और अप टू x1 टू x5, k की वैल्यू 5 से कम ही होगी। k की वैल्यू सपोर्ट क्या है, k का सपोर्ट 0 to 5 है, तो k लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ये हो सकता, मान लो k की वैल्यू अगर 2 है, 0 है तो 0 ही हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी दे रखा है 0 पे 0 है। k अगर 1 होगी तो ये x1 है, k अगर 2 होगी तो ये x2 है, सॉरी x2 नहीं, x1 प्लस x2 है। k अगर 3 है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है। k अगर 4 है तो इस तरह से। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करोगे ना, मतलब जैसे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, x1 x2 x3, ये तो IID रैंडम वेरिएबल है ना, तो मतलब e ऑफ x1 गिवन दिस प्लस e ऑफ x2 गिवन दिस प्लस, ऐसे ऐड करेंगे कितने टर्म्स होंगे, k टर्म्स होंगे। तो इट्स बेटर कि मैं ऐसा कर दूं इसको, k टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू k, ऐसा लिख सकता हूं। k यहां ऐड हुआ, क्यों? x1 का मीन प्लस x2 का मीन प्लस x3 का मीन प्लस xk का मीन सब में गिवन है, तो चूंकि IID है तो सबका आंसर सेम रहेगा, इसलिए k टाइम कर दिया। तो जो इसका आंसर आएगा वही सब हर टर्म का आंसर है, k टाइम इसको कर दिया हमने। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, काम हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो x1 है वो क्या है, बाइनोमियल है, तो ध्यान दो x1 जो है वो बाइनोमियल 1,1/2 है, और x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज बाइनोमियल 4,1/2। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन? अभी इसको कुछ ना मान लो ये x1 है, इसका नाम मैं अभी y1 रख देता हूं, समझो। तो x1 गिवन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू k। इसका क्लास में मैंने थ्योरम लिखाया होगा, कोई बताओ याद है तो? हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक विथ व्हाट पैरामीटर? पैरामीटर्स क्या होंगे? नहीं, मैं तुम्हें एक्चुअल थ्योरम लिखा देता हूं पहले, वरना तुम सब गुमराह हो जाओगे। x इज बाइनोमियल np, y इज बाइनोमियल mp and they are independent. Then x given x plus y is equal to n, या t, मैं t लेता था ना अक्सर, तो क्लास में t लिया होगा। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक, हाँ बोलो। m प्लस n m प्लस n कॉमा t कॉमा t t m कॉमा t। m क्या है? पहला m किसका? नहीं x है ना, तो n है ना, x आया तो n। अगर यहाँ m पहले होता तो x आया तो n कॉमा t। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसको लिखो। m प्लस n क्या है? दोनों का ऐड हो रहा है, और t n क्या है? पहले वाले बाइनोमियल में जो n है, और t क्या है? जो गिवन है। तो अब इसको रखो यहाँ पे। सो ये x1 है बाइनोमियल 1/2, ये 4, तो 1 प्लस 4 5 m प्लस n। फिर क्या लिखा था? जो पहले है यहाँ x1 है ना, तो 1 आएगा, तो x1 में 1 है, और जो गिवन है बाद में k, ये आ गया। सो दिस इज, अब ये हाइपर ज्योमेट्रिक आ गया, कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n। तो अब इसमें क्या होता है, इसका एक्सपेक्टेशन बताओ। सो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू k। हाइपर ज्योमेट्रिक में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, सो n इंटू स्मॉल n है ना। यहाँ पे जो मीन आएगा, अगर यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊं, x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t होता है n इंटू m बाई n, यही है। तो यहाँ होगा k इंटू 1/5 विच इज k/5। तो ये आ गया k/5। तो यहां से ये जो क्वांटिटी है मेरा, ये जो अब हमें मिला एक्सपेक्टेशन k इंटू, अब ये है k/5। अभी कैपिटल k को एक्सप्रेशन लेना है, तो ये 1/5 बाहर भी कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर, k का डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल 5,5, तो बताओ ये कितना आएगा? तो ये ओके, इसका वेरिएंस ऑफ k प्लस मीन ऑफ k होल स्क्वायर, और ये 5,5 है, तो वेरिएंस आएगा 5/4 और मीन आएगा 5/2 का होल स्क्वायर 25/4। ई ऑफ k स्क्वायर वेरिएंस ऑफ k प्लस मीन ऑफ k होल स्क्वायर। तो यहां से ऐड कर लो, 30/4, 5 कट गया, 6/4, 3/2, चेक करो। इनको डाउट है बताओ, देखो। और जो मैं कह रहा था एक्सपेक्टेशन यू गिवन के फंक्शन ऑफ के होगा, देखो ध्यान से, ये क्वांटिटी ये बन के आया है, जो मैं कह रहा था ना कि दिस इज फंक्शन ऑफ के, वो ये है ना, ये जो था वो यही तो है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ के आएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम कम पड़ेगा। तो अभी है 56 था, अगला जो है 57 में कुछ खास नहीं है इसमें। फिर से गामा गई, तो गामा वही वाला लेना गामा जो उस क्वेश्चन में लिए थे हैं, क्योंकि ये सेम पेपर है ना,
तो यहाँ गामा मिसिंग है। ये तो सिंपल है, गामा 1 होगा उसका। तो यहाँ बस गामा के पीडीएफ में दिक्कत होगा इसको। गामा अल्फा कॉमा बीटा है, तो कल हमने पीडीएफ लिखा था, एक और क्वेश्चन था ना गामा वाला, तो ये वाला गामा आई थिंक यूज किया हुआ है ना उन लोगों ने। हाँ, इसी वन से अपॉन, आंसर आ जाता है। हाँ इसी का आएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट पेज गायब है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वाला यूज किया है, इससे आंसर मैच होता है। ये कर लो। अब तो पता है मुझे कि देखो यहाँ ध्यान से, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2 है, तो 2x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इस वाले गामा में है ना, अगर इस वाले गामा में तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ तुम्हें थ्योरम भी लिखा देता हूँ, k इंटू एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो y को kx रखता हूँ, तो x की वैल्यू y बाई के होगी, तो x की वैल्यू y बाई के, x की वैल्यू y बाई के, तो बीटा के साथ k चली जाएगी। तो इस वाले पीडीएफ में गामा अल्फा कॉमा k बीटा होगी इस पीडीएफ के लिए। अगर दूसरा वाला पीडीएफ लिखता मैं तो बीटा बाई k होती। कैसे पता चला मुझे? हम जब y का पीडीएफ निकालेंगे, जिन लोगों को ये नहीं हजम हो रहा है तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy का मॉड, सॉल्व करके y का पीडीएफ निकाल लो। y यहाँ kx को बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ y हमारा क्या है, kx है ना, y हम kx को बोल रहे हैं। सो दिस y इज k टाइम x, तो इससे निकाल के देख लो, यही आएगा। तो अगर ये यूज करोगे तो यहाँ से आएगा, मैंने क्लास में दूसरा वाला, अगर बीटा के पावर अल्फा न्यूमरेटर में होता तो यहाँ ये k डिनोमिनेटर में होता, बीटा अपॉन k होता। तो तुम्हें एक थ्योरम याद रखना है ठीक से। सो ये गामा 2,4 हो जाएगी एक्चुअली, ठीक। तो देखो वैसे भी कर सकते हैं x2 प्लस x2, मतलब गामा का प्लस 2 गामा का सम गामा आता है 2,4। हाँ नहीं, वैसा नहीं कर सकते। अब वो y फॉलो करेगा गामा 6,4। सो देख लो, तुम्हारा समझ नहीं है क्या बोल रहे हो तो बाकी देख लो। तो यहाँ सम कर लो अब। तो ये जो y है, अच्छा ये y मेरा, मैं यहाँ जो y लिखने का पर्पस मेरा कुछ और था, ये वाला y, ये फॉर्मूला मैं इसके लिए बोल रहा था kx के लिए, तो इससे तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अभी के लिए। तो ये जो x1 प्लस 2x2 प्लस x3, तो गामा 1,4 गामा 2,4 गामा 3,4, तो गामा क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है गामा के सम में। तो ये आएगा गामा फर्स्ट पैरामीटर ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, पीडीएफ यही रहेगा। अब क्या चाहिए, e ऑफ y की पावर 4, तो इसका पीडीएफ लिख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ से भी निकाल सकते हो। ये y है ना तुम्हारा एक्चुअली, तो इसका ये y जो है, इस y का पीडीएफ भी लिख सकते हो। अगर इस y का पीडीएफ लिखोगे इसके अकॉर्डिंग, सो क्या आंसर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे, या mgf अप्रोच से भी कर सकते हो तुम, कि y का mgf निकाल लो और mgf के हेल्प से ये भी आ जाएगा। देखो और तरीका है कि उसका mgf लिख लो और फिर इसका mgf निकालो y का, फिर mgf से फोर्थ मोमेंट निकालो। तो यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो उसमें पुट करो 1 अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो 4 की पावर 6 एंड गामा अल्फा गामा 6 इज 5 फैक्टोरियल, x की पावर, या y लिख रहे हो y लिख लो, y की पावर अल्फा माइनस 1, y की पावर 5, e की पावर माइनस x बाई बीटा, या y, तो 4 बाई y बाई 4, ये आ गया। अब यहाँ से आप फाइंड कर लो जो फाइंड करना है, पीडीएफ आ गया, तो पीडीएफ आ गया तो क्या मीन नहीं आ जाएगा। अब चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई 4 की पावर 4। अच्छा एक काम भी कर सकते हो, y बाई 4 का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते थे हम, है ना, तो उससे थोड़ा और इजी हो जाता। मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन आया ना, एक काम ये मैं कह रहा हूँ कि तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो ना, मर्जी है तुम्हारी जैसे भी करना है। जैसे उसी लॉजिक से अगर मैं y बाई 4 का पीडीएफ लिख देता, जैसे y ये है, तो जैसे मैंने भी बताया कि k मल्टीप्लाई करने पे यहाँ k मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गामा 6,1 हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हो। नहीं तो इससे कर लो। तो इससे क्या करना होगा, अब तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा 0 से इन्फिनिटी y की पावर 4 बाई 4 की पावर 4, अलग अलग कर दे रहा हूँ, या जैसे भी तुम्हें एक साथ करना है एक साथ कर लो। सो y बाई 4 की पावर 4 इंटू दिस पीडीएफ, 1 बाई 4 की पावर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, y की पावर 5, e की पावर माइनस y बाई 4 dy, और ये गामा से ही इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये गामा फंक्शन से ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो कांस्टेंट से बाहर निकाल दो, तो कांस्टेंट बाहर निकालोगे, क्या क्या कांस्टेंट है, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, 5 फैक्टोरियल कांस्टेंट्स हैं। बाकी अब रखो इसको 0 से इन्फिनिटी, कितना बचा, y की पावर 4, y की पावर 5, y की पावर 9 एंड e की पावर माइनस y बाई 4 dy, इतना ही बचेगा, देख लो। तो सर 3024 आएगा, तो ये गामा 10 हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी
गामा 10, तो इसको लिखोगे तो यहाँ से मैं आगे अगर लिख दूँ तो 1 बाई यहाँ हो गया 4 की पावर 10 और यहाँ 5 फैक्टोरियल, इसका जो इंटीग्रल आएगा गामा 10 अपॉन जो कोइफिशिएंट होता है उसकी पावर 10, तो 1/4, ठीक है ना, माइनस बीटा एक्स होता है पावर 10, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, करेगा, देख लो। सो नाउ अच्छा यहाँ पे 4 की पावर 10 कर दिया ना, तो बचा क्या फाइनली, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 नहीं 120। तो 120, वो 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर तो यहाँ से, हाँ तो यहाँ से आगे गामा 10 है, तो गामा 10 इज एक्चुअली 9 फैक्टोरियल, हाँ आगे अभी और कैलकुलेशन है ना, तो इसको मैंने वो लिखा है, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल बचा, तो 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल गायब हो गया, ये देख लो कितना होता है, 3024। तो यही आंसर है जो भी आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है, बाकी और भी तरीके हैं। वो वाला जो आपने अभी बताया MGF वाला, वो इजी पड़ जाए। हाँ उससे कर लो ना, MGF ऑफ y निकाल लो, तो MGF ऑफ y इन t, और y है x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 इन t, तो इसको लिख सकते हो MGF ऑफ x1 इन t, MGF ऑफ x2 इन 2t, क्योंकि 2 है ना तो उसको अलग कर दिया, MGF ऑफ x3 इन t, और x1 x2 x3 तीनों का सेम ही MGF है, क्या है MGF यहाँ पे, तो वो पुट कर लो, तो जो x जो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है गामा अल्फा बीटा का, जो PDF मैंने अभी लिखा है कि 1 अपॉन बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x बाई बीटा x मोर देन 0, तो इसका जो MGF आता है, इसका मीन में क्या आएगा, अल्फा बीटा, तो 1 माइनस बीटा t की पावर माइनस अल्फा, ये आएगा। अब इससे क्या होगा, तो ये यूज कर लो और इससे तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ सीधा सीधा MYT निकाल लो, ये पुट करो, MYT से MGF आ जाएगा, और MGF को 4 बार डिफरेंशिएट करो तो y की पावर 4 आ जाएगी, उससे हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा, मतलब उतना कुछ है नहीं, लेकिन डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, उतना डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं होगा। तो होगा क्या, जैसे क्या था तुम्हारा गामा 14 है, अच्छा ये सेम तो नहीं है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा ना, तो ये है, तो जैसे मुझे लग रहा था आईडी तो नहीं था ना यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला वाला है गामा 14, सो ठीक है ना, पुट कर लो जो भी आएगा, तो 1 माइनस बीटा क्या है 4 है ना, 4t की पावर -1, पहला गामा 14 था ना, गामा 14, दूसरा 2 है, ध्यान रखना t को 2t रखना है, तो 1 माइनस 2t, तो ये भी आ जाएगा 4t इसकी पावर -1 या -2 होगा, 2t रखना है यहाँ पे, जो भी x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, x2 का है गामा 2, तो 1 माइनस 2t की पावर -2, तो t को 2t रखना है, तो ये आ गया, ये आएगा 1 माइनस 4t की पावर कितना -3, तो फाइनली जो y का MGF निकल के आ गया, तो मे भी ये इजियर लगे आपको, तो 1 माइनस 4t इसकी पावर आ गई माइनस कितना 6 है, तो हो गया। हाँ यस। अब क्या करोगे, इसका 4 टाइम डेरिवेटिव करो, 4 टाइम डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, और t को 0 रख देना, है ना, तो 4 बार डिफरेंस, इतना मुश्किल भी नहीं है, 4 बार डिफरेंस करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बस मल्टीप्लाई होगा, 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा e ऑफ y की पावर 4, जो आपको चाहिए वो नंबर जो है उसको बैलेंस कर लेना, तो ये दूसरा तरीका, इससे कर लो, ठीक है। और आगे क्या है, सो नेक्स्ट जो है 60, लास्ट क्वेश्चन 60 वाला है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये सिंपल है, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लेना है, तो नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के इजीली हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि 3 रैंडम वेरिएबल है x1 x2 x3, तो अभी के लिए मान लो E1 मैं ले लेता हूँ, x, इसने क्या बोला है, देन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम रैंडम वेरिएबल आर लेस देन 1, तो पहला इवेंट है x1 लेस देन 1, दूसरा इवेंट है x2 लेस देन 1, तीसरा इवेंट है x3 लेस देन 1। अब बताओ भाई, इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 2, ये
जब बेसिक प्रोबेबिलिटी करा तब भी मैंने ये इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे इवेंट वाले, तो वही तो है, क्या ही दिक्कत है। सो एग्जैक्टली 2 ऑफ E1 E2 E3 ऑकर्स, और x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो मैथमेटिकली क्या मतलब है इसका, एग्जैक्टली 2 ऑकर हो रहा है, तो E1 विल ऑकर, E2 विल ऑकर, E3 विल नॉट ऑकर। इस तरह कितने केसेस बनेंगे, आईआईडी है, आईआईडी नहीं है, तो आईआईडी है तो लिखो सारे, क्योंकि आईआईडी नहीं ना, आईआईडी होता तो इंटू कर देते, तो सारे केसेस लिखने पड़ेंगे। तो ये कहाँ दिक्कत है भाई इसमें, E1 इंटरसेक्शन E2 विल नॉट हैपन, E3 विल हैपन, और तीसरा केस है कि E1 विल नॉट हैपन, E2 विल हैपन एंड E3 विल हैपन। ये हो गया। अब इसको ओपन करो, E1 का मतलब ये है, E1 E2 E3, ये प्रोबेबिलिटी निकालना आता है ये। अब इसको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 इंटू E3 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यही होगा। एंड आगे सिमिलरली ये भी ओपन कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट E2 इंटू E3। अब E1 ये जैसे कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकालना, E3 कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ आएगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब E1 E2 E3 का अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पुट कर दो। जैसे मुझे अगर E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मान लो, तो इसका मतलब है कि x1 लेस देन 1, और x1 था नॉर्मल 2 1, तो इसका मीन घटा देते हैं 2 स्टैंडर्ड 1, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1, तो ये हो गया z लेस देन -1, तो ये हो गया 5 ऑफ -1। ऐसे ही निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ऐसे ही फाइंड करो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जैसे E1 निकाला ऐसे ही फाइंड करो, और ये सब यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। करके देखो। सर इसमें नॉर्मल का जो ग्राफ वो होता है ना, एरिया देखते हैं टेबल में, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 से ग्रेटर में तो आएगी 0.1587, पर उससे लेस देन में यहाँ पर 0.8 माना है, मतलब पूरा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक माना है, जबकि हम नॉर्मल क्वेश्चंस में 0 to 1 मानते हैं। नहीं, तो ये अलग अलग टेबल होता है, और ये टेंशन आपको एग्जाम में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है, जैसे यहाँ 5-1 की जरूरत है, तो 5-1 क्वेश्चन में लिखा होगा, इवन इस पेपर में भी लिखा हुआ था फर्स्ट पेज पे, जो कि गायब है इसमें। तो आपको वहां पे ना तो टेबल देखने की जरूरत है, ना आपको मांगने की टेबल उनसे जरूरत है, जो भी डेटा की जरूरत पड़ेगी वो गिवन होगी, और एक्चुअल जो मैं समझता हूं वो -इन्फिनिटी से वहीं तक होगा, क्योंकि आपको ये समझना है कि CDF अगर मैं किसी पॉइंट पे लिख रहा हूं T पे, तो इसका मतलब है Z लेस देन T, इसका एक्चुअल मतलब है -इन्फिनिटी से Z लेस देन T। सो 2 तरह के टेबल होते थे, आपको देखना है कौन सा वाला टेबल। जब मैं अगर मैं इसको 5T लिख रहा हूं, मतलब ये जो नंबर है अभी के लिए मान लीजिए T है ना, ये 5T होगा, दिस इज नंबर T, ठीक है। सो दिस एरिया अंडर दिस इज 5T, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये एरिया है प्रोबेबिलिटी Z लेस देन T विच इज 5T, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि -इन्फिनिटी से स्टार्ट है कि 0 से स्टार्ट है, जो भी जरूरत है वो क्वेश्चन में गिवन है। इस पेपर में बस नहीं गिवन है, यहाँ पे नहीं गिवन है, एग्जाम में गिवन था, तो वो आपको एग्जाम में दिया होगा, तो वैसा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सर पर बाकी पेपर्स में लिखा नहीं होता, तो इसलिए एक मतलब क्या नहीं, तो आपको बाकी पेपर में क्या ग्राफ बोलते हैं, टेबल लेके आओ घर से, ऐसा बोलते हैं। नहीं सर, मतलब जैसे 0.5 ऐड हो जाएगा उसमें 0.32 हाँ, जी तो पॉइंट, सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 0.5 ऐड होगा कि नहीं होगा। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 का मतलब है CDF, एंड CDF ऑलवेज स्टार्ट विथ -1, क्योंकि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट -इन्फिनिटी से ऑलवेज स्टार्ट विथ -इन्फिनिटी, बिकॉज CDF नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल या नॉर्मल का सपोर्ट कहां से स्टार्ट होता है, -इन्फिनिटी से, तो -इन्फिनिटी से ही होगा। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो टेबल जहां पे आप यूज करते हैं 0.5 वाला, वहां लिखा रहता है 0.5, 5 की वैल्यू कभी भी -इन्फिनिटी से ही वहां तक होगी। अगर 5 1 है तो प्रोबेबिलिटी इज -इन्फिनिटी टू 1, यही है 5 का मतलब, वही है 5 इज द CDF, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ -1, -इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना, ये है, ठीक है। तो यही स्टॉप करते, इसको कंप्लीट कर लो। तो अभी हमने 2023 का पेपर किया है। हाँ जी सर 58 भी था तुम्हारा, टाइम तो निकल गया, अब क्या करो, अगला बैच का टाइम है। सो
ये तुमने कराया था ना क्लास में, एक बार डाउट क्लास में कराए थे। डाउट क्लास में क्या उसमें कराए थे, ये बैच में ही कराया था, तुम आए नहीं रहोगे उस दिन। ये तो बैच में ही मैंने कराया, जब टेस्टिंग चल रहा था तो टेस्टिंग में ही हमने क्लास में भी कराए थे। जहाँ याद है सारे बच्चे कॉमन, या कुछ मैथ्स पोर्शन चल रहा था उसमें कराया था मैंने ये। ठीक है, कल करते हैं, अभी अगले बैच का टाइम है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।